अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुँचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। नाज़रीन, आज हम एक निहायत अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे और वो है ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर। ये बीमारी दुनिया भर की ख़वातीन को मुतासिर कर रही है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। तहकीक के मुताबिक हर 8वीं खातून अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर इस मर्ज़ का शिकार हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो ये बीमारी काबिल इलाज है, मगर ख़वातीन अक्सर शर्म की वजह से या लाइल्मी की वजह से देर कर देती हैं और फिर इलाज इसका मुश्किल हो जाता है। आज के इस शो में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या हैं, ये क्यों होता है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर उमैमा सलीम को। शी इज़ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड लीडिंग ब्रेस्ट सर्जन एंड सर्विंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहिबा, आप क्या बताएंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये क्यों इतना तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन के अंदर फैल रहा है? ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो नॉर्मल ब्रेस्ट के सेल्स होते हैं उन्हीं की एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कोई गांठ बनती है या छाती में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। वो तब्दीलियां अगर इस नौइयत की हैं जो कि थोड़ी सी एग्रेसिव हैं या अपनी हुदूद से आगे बढ़ गई हैं, तो उसमें कैंसर वाली सलाहियत पैदा होती है, इसलिए उसको ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर कहा जाता है। कैंसर का मतलब ये है कि उस गांठ में ये सलाहियत है कि वो अपनी जगह से निकल के बगल के हुदूद में पहुंच सके, जिस्म के और दूसरे अज़ा में जिसमें फेफड़े, जिगर, हड्डियां हैं उसके अंदर जा सके। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए ट्रीटेबल डिज़ीज़। ऐसा नहीं है कि कैंसर का वर्ड ब्रेस्ट कैंसर के साथ अटैच है तो ये लाइलाज मर्ज़ है। दिस इज़ क्योरेबल डिज़ीज़ और इसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज पाकिस्तान में भी उतना ही अच्छा मौजूद है जितना बाहर के मुल्कों में। अच्छा डॉक्टर साहबा, शुरू में ये सवाल मैं करना चाहती हूँ कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है, ताकि जो आदमी ये शो देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो इसको जानने के लिए? बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, लेकिन मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर की शरह 1% है और हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनमें मर्द हजरात भी होते हैं जिनको इसी तरह से छाती में गांठ होती है, और जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं, तशख़ीस करते हैं, तो पता चलता है कि वो कैंसर की गांठ है। अच्छा, तो जो मर्दों में और औरतों में वो सेम ब्रेस्ट ट्रीटमेंट भी उसका सेम है। जो अगेन वही बात कि बायोप्सी पे जो डिजीज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली हम इलाज करते हैं। ब्रेस्ट की हर गांठ कैंसर नहीं होती और मेल्स में भी हर गांठ कैंसर नहीं होती। कुछ कैंसर गांठें या कुछ बेज़र चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर कोई गांठ है तो उसका मुआयना करवाना ज़रूरी है, ये मालूम करने के लिए कि किस नौइयत की गांठ है। अच्छा डॉक्टर साहबा, इस कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से ये कैंसर होता है? बेसिकली कैंसर के मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो जो मॉडिफाइबल है जिसको हम कहते हैं, यानी जिनको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, और कुछ रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता या जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वो रिस्क फैक्टर्स जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो एज है, फ़ीमेल जेंडर है क्योंकि फ़ीमेल में इंसिडेंस ज़्यादा होता है, पैरिटी है, किसी हद तक पैरिटी है, जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। लेकिन वो फैक्टर्स जिसको हम अगर अटेन कर लें तो हमारा रिलेटिव रिस्क कम हो जाता है। उसमें हेल्दी लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ना अडॉप्ट करें, बच्चे की पैदाइश लेस देन 30 ईयर्स यंग एज में अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। फीडिंग, लैक्टेशन का फैक्ट होता है, ये सारे अफेक्ट प्रोटेक्टिव हैं। कोई भी रिस्क फैक्टर इन आइसोलेशन काम नहीं करता। जब मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स ऐड होते हैं तो फिर म्यूटेशन या चेंजेस शुरू होती हैं। एक एलिमेंट जेनेटिक का भी है जैसे मैंने कहा, लेकिन उसका एलिमेंट सिर्फ 10 to 15% है। ओके, मेरा अगला सवाल यही था कि ये जेनेटिक है क्या, कि अगर फैमिली में किसी को हो गई, एक तो हमारी सोसाइटी के अंदर टैबूज बहुत होते हैं और लोग लिंक अप कर देते हैं कि भाई इनके फैमिली में तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो यहाँ पे रिश्ता करना नहीं चाहिए या ऐसा, तो क्या ये जेनेटिक फैक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो ही होगा और जिसकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है उसको नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 80 to 85% कैंसर वो होते हैं जो रैंडमली किसी को भी हो सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो। सिर्फ 10 to 15%
कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसे हैं जो फैमिली में रन करते हैं। मीन्स कि अगर किसी की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव वालदा बहन को है या खाला को है या नानी को है, तो वो उसमें चांसेस हैं कि वो फैमिली में ट्रिकल करे और हो। उसके लिए भी अब जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं जो ये बता सकते हैं कि वाकई में वो जेनेटिक म्यूटेशन उस पेशेंट में या उसकी फैमिली में मौजूद है या नहीं है। अच्छा, तो ये जो जेनेटिक टेस्ट का हम जो कह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में ये सहूलियात पाकिस्तान में भी मैसर मौजूद हैं ये सहूलियात। कुछ हॉस्पिटल्स सैंपल हम बाहर भी भेजते हैं, यूएसए वगैरह, वहाँ से भी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इन हाउस फैसिलिटी है और इन हाउस फैसिलिटी को हम मज़ीद बिल्डअप कर रहे हैं और उसको वैलिडेट भी करते रहते हैं, ताकि जो है वो हम एक बेहतर तरीके से अपने ही पास इन चीज़ों को जो है वो हम टेस्ट को हम अनाउंस कर अच्छा, जैसे आपने बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हम इसको बहुत अर्ली जेनेटिक लेवल पे डायग्नोज एग्जैक्टली कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग का जो एक मकसद है वो यही है कि अगर किसी की फैमिली में रन कर रहा है तो उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं उस पेशेंट के अलावा, एक तो उस पेशेंट के भी इलाज में हमें मदद मिलती है कि हमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस या आगे इसके सर्विलेंस पे हमें क्या क्या चीज़ों के लिए एहतियात करनी है, कितना फ्रीक्वेंट सर्विलेंस होना है और कितनी क्या क्या टेस्ट होने हैं। उसके साथ साथ जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी ये होता है कि हम स्क्रीनिंग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, अर्ली डिटेक्शन हो सकती है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, या प्रोफाइलेक्टिक या रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज जिसको आजकल कहा जाता है वो हम करवा सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमने कहा कि जैसे फैमिली हिस्ट्री में है तो हम उनके फैमिली मेम्बर्स को कितना अर्ली डिटेक्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि भाई उसको तो डिटेक्ट हो गया, डायग्नोज हो गया, ट्रीटमेंट उसका हो रहा है, तो क्या हम उनको कहते हैं कि हर साल स्क्रीनिंग कराएं फैमिली मेम्बर्स, या क्या क्या तरीकेकार हम उस फैमिली के लिए स्पेसिफिकली क्या उसमें रिकमेंडेशन ये है कि जो यंगेस्ट फैमिली मेम्बर एज ग्रुप है, सपोज अगर किसी को 45 ईयर में किसी को फर्स्ट कैंसर, यंगेस्ट फैमिली में कैंसर की एज 45 है, तो उससे 10 ईयर अर्लियर जो है वो आप स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दें। और अगर 35 पे हम जो स्क्रीनिंग मेमोग्राम या MRI वगैरह की बात करते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड इज द स्क्रीन मेमोग्राम, तो 35 ईयर्स ऑनवर्ड हम उसको कहते हैं कि एटलीस्ट स्टार्ट होना चाहिए। उससे बिफोर उसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो एक कट ऑफ है मेमोग्राम के लिए। लेकिन जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको ये कहते हैं कि जो यंग बच्ची हैं वो अपना मुआयना खुद करें, फेमिलियर हों कि व्हाट इज़ नॉर्मल इन हर ब्रेस्ट ऑन व्हाट इज़ एबनॉर्मल। तो कोई भी गैर मामूली तब्दीली जो उनको लगता है कि नॉर्मल से हट के है उसको इग्नोर ना करें और फ़ौरन जो है वो अपने अगर छोटे बच्चियां हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं, वालदा को बताएं, और अगर फिर वो हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं उनके फिजिशियंस हैं उनसे वो जाके कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर फैमिली में किसी को है तो बाकी बच्चियों को, बाकी फैमिली को भी उस डिज़ीज़ के बारे में आगाह होना और उसको अपने जिस्म में भी उन चीज़ों को, उन तब्दीलियों को नोटिफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जिनकी फैमिली में उनको, हम सबको जो है वो पता होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी बॉडी में क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ नॉर्मल से चेंज हो रही है, उसको नोटिस ज़रूर करना चाहिए, बजाय इसके कि इग्नोर करके हम उसको उस स्टेज पे पिक करें जब जो है चीज़ें मुश्किल हो जाए हैंडल। बिल्कुल। अच्छा, जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की हमने बात की कि भाई वज़न की कमी या खुराक, तो क्या मतलब खुराक से मतलब डाइट के अंदर चेंजेस, तो क्या इससे मुराद होती है कि भाई ये कैसे ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? इससे मुराद हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जो वो डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्री रेडिकल नहीं होते, जंक फूड नहीं है, प्रोसेसिंग फूड नहीं है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, फ्रोज़न चीज़ें ना हो, वो चीज़ें हम यूज़ करें जो ज़्यादा बेहतर है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये कि जो ओबीस पेशेंट होते हैं डेफिनेटली हार्मोन का इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए जो बॉडी में फैट रिटेन करती हैं, क्योंकि जो हार्मोन बेस्ड कैंसर्स होते हैं वो फैट भी वो हार्मोन बना रही होती है अदर देन ओवरीज। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने स्टार्ट में ही बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर कम चांसेस होते हैं तो ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या ये प्रिवेंटिव वे में काम करती है ब्रेस्ट फीडिंग कि हम अपनी ऑडियंस को बताएं? इसको अगर हम इस तरह से लें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ब्रेस्ट कैंसर ना हो। और अमूमन इस एज में जो कैंसर लंप होते हैं वो इसलिए इग्नोर हो जाते हैं कि फैमिली में जो लोग हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं ये तो दूध की गांठ है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, ये वक्त के साथ साथ सही हो जाएगी, अमूमन बनती हैं ये गांठें। तो ऐसा नहीं है। अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी कोई लंप आपको फर्स्ट टाइम फील हो रहा है या आप कोई भी गैर मामूली तब्दीली महसूस कर रहे हैं, चाहे वो निपल में हो चाहे ब्रेस्ट में हो, उसको ज़रूर चेक करवाना चाहिए।
जो हम लैक्टेशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कहें कि वो ख़वातीन जो दूध पिलाती हैं उनको कैंसर नहीं होगा, जो दूध नहीं पिला पाती उनको कैंसर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि फीडिंग का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होगा, बट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में नहीं है उसका। ओके। अच्छा, अगर जैसे ब्रेस्ट कोई मदर है और उसको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो चुका है और बाद में वो डिलीवर करती है बेबी को, तो क्या ऐसी मदर्स फिर अलाउ नहीं होती बच्चों को दूध पिलाने के लिए, या इस सब के लिए? अगर प्रेगनेंसी में डिजीज़ डायग्नोज हुई है तो प्रेगनेंसी में भी उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा। वो टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी के किस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में वो डिजीज़ डायग्नोज हुई है, क्या स्टेज है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करते हैं। क्योंकि वो ऑन ट्रीटमेंट होती हैं, इसलिए हम एडवाइस नहीं करते कि ब्रेस्ट फीड करवाएं। क्योंकि वो जो मेडिसिन उनको मिल रही होती है या अगर रेडिएशन मिल रही है तो वो मिल्क में जो है वो सिक्रीट हो सकती है, बच्चे को भी अफेक्ट कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, कि क्या चीज़ें नोटिस करे इंसान? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में हम जिस स्टेज पे चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि स्क्रीनिंग मेमोग्राम हो एक एज पे, 40 ईयर्स जो अबव एक रिकमेंडेड एज है वर्ल्ड वाइड। उसमें स्क्रीनिंग मेमोग्राम का फ़ायदा ये होता है, या मेमोग्राम का फ़ायदा उस वक्त हेल्दी फीमेल्स में या हेल्दी पॉपुलेशन में ये होता है कि हमें उस वक्त गांठ का या तब्दीलियों का पता चल जाता है जबकि वो हाथ से महसूस नहीं होती। मींस के चाहे इतनी सी भी गांठ हम चाहते हैं कि हम उस स्टेज पे पिक करें जब वो हाथ से महसूस नहीं हो रही, क्योंकि डेफिनेटली जब वो हाथ से महसूस हो रही है इसका मतलब है उसका कोई साइज़ है जो वो हाथ से महसूस हो रही है। और मेमोग्राम में सटल चेंजेस भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं, जबकि वो लंप उस तरह से नहीं बना जो बनना चाहिए। हो सकता है मेमोग्राम में वो चेंजेस आ रही हों जो प्री कैंसरस हैं, जिसको हम कहते हैं कि अभी कैंसर नहीं बना, और अगर हाथ से महसूस हो रही है तो हो सकता है कि वो गांठ हो जिसमें कैंसर की सलाहियत पैदा हो गई हो। तो इब्तिदाई अलामत अगर हम इसको वैसे लें कि अगर वो ख़वातीन जो रेगुलर स्क्रीनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें, तो कम से कम अपना ख्याल इस तरह से रख सकते हैं कि अपनी छाती का मुआयना करें। अगर कोई भी छोटी सी गांठ महसूस हो रही है या कोई एबनॉर्मल एरिया उनको फ़ील होता है कि नहीं ये बाकी जगह से मुख्तलिफ है, यहाँ पे थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा है, चाहे वो गांठ की शक्ल इख्तियार की है या नहीं की, तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। निपल में अगर कोई ब्लड आ रहा है, चाहे वो थोड़ा सही आ रहा है, एक नाली से आ रहा है या निपल की सरफेस से आ रहा है, वो एक इब्तिदाई अलामत बाज़ दफ़ा हो सकती है अगर गांठ छाती में महसूस नहीं हो रही। निपल से ब्लड के डिस्चार्ज को, चाहे वो पिंक के शेड का, मैं अमूमन ये कहती हूँ कि पिंक के शेड का कोई भी कलर हो, शेड हो पिंक का, तो उसको इग्नोर ना किया जाए। निपल पे किसी तरह का ज़ख़म बनना जो कि वक्ती तौर पे भर जाता है और फिर दोबारा से जो है उसमें से ब्लीडिंग होती है, क्रस्टिंग होती है और दोबारा से ताज़ा हो जाता है। छाती पे कहीं पे भी स्किन का डिम्पल बनना, डिम्पलिंग होना, या ब्रेस्ट के कॉन्टोर का डिस्टर्ब होना, या ब्रेस्ट की शेप का ख़राब होना, स्किन पे कहीं पे उन्हें लगे कि सूजन आ रही है या लाली आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको दिखाया जाए। छाती के साथ साथ बगल का मुआयना भी ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा छाती में गांठें महसूस नहीं होती और बगल में गांठ महसूस होती है। ये बात एक कैटेगरी वो भी है जिसमें हम कहते हैं कि एक्जिला में डिजीज़ और ब्रेस्ट की डिजीज़ अपीयर नहीं हुई है, तो बगल के साथ साथ छाती, ब्रेस्ट के साथ साथ बगल का मुआयना भी जो है वो ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी चेंजेस दिखें तो डॉक्टर से मुआयना करवाएं। डॉक्टर तो कौन सा डॉक्टर है, किसके पास जाएं? गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं या नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर के पास है, कहाँ जाए? बेसिकली ये कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जिसको जीपीज़ भी पिक कर सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी पिक कर सकते हैं, और अब तो कराची में भी और ऑल ओवर द कंट्री, हमारे मुल्क में भी ब्रेस्ट सर्जन्स हैं जिनके पास आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनको भी दिखा सकते हैं अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही है और आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा, तो बेहतर है कि फिर आप स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएं ताकि वो आपको पूरी तरह से गाइड भी कर सकें और उससे रिलेटेड जो टेस्ट वो समझते हैं आपके लिए ज़रूरी हैं वो भी करवा सकें। ओके। अच्छा डॉक्टर साहबा, इस कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए आम तरीक़ेकार मेमोग्राम के अलावा और क्या तरीक़ेकार? एक तो हमने सेल्फ एग्जामिनेशन पे फोकस किया है कि भाई सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो स्टैंडर्ड है वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम है। स्क्रीनिंग उसको कहते हैं इसलिए कि मेमोग्राम इज़ फॉर स्क्रीनिंग, कि अर्ली स्टेज पे जब हमें खुद वो चीज़ें महसूस नहीं हो रही तभी ये वो चीज़ डायग्नोज कर लेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड 40 इयर्स एज पे आपके पास एक रिमाइंडर आना शुरू हो जाता है कि स्क्रीनिंग मेमोग्राम करवाना है आपको एक एज पे। 2 ईयर इंटरवल पे करवाना है, 1 ईयर इंटरवल पे करवाना है, डिपेंड्स कि आपका रिस्क फैक्टर कितना है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, पॉपुलेशन को उस तरह से स्क्रीनिंग के हवाले से कैटर नहीं किया जाता, इस वजह से थोड़ा सा एक रिमाइंडर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि
और फिर डेफिनेटली कॉस्ट के भी इश्यूज आते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मेमोग्राम की मशीन्स हैं। मशीन से अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो सेटअप है, आउट ऑफ पॉकेट सबने वो अफोर्ड करना है और महंगी, मतलब जाहिर सी बात है टेस्टिंग होती है, तो जैसे सालाना क्या हर साल एक खातून करवाए टेस्ट या 2 साल में एक दफ़ा करवाए? आप क्या 2 साल में एक दफ़ा भी टेस्ट करवाया जा सकता है एवरेज रिस्क फीमेल्स को। जो हाई रिस्क हैं वो फिर अपने जो भी आपके ब्रेस्ट सर्जन हैं वो जो आपको रिकमेंड करें उसके अकॉर्डिंगली फिर। ओके। अच्छा, अगर स्क्रीनिंग में कोई मुश्तबा चीज़, सस्पेक्टेड चीज़ डायग्नोज हो गई तो उसके बाद का क्या मरहला होता है डॉक्टर साहब? अगर मेमोग्राम पे कोई चीज़ हमें आइडेंटिफाई होती है तो उसके साथ फिर अल्ट्रासाउंड भी हम करवाते हैं कि या एडिशनल इमेजेस कुछ और भी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं, कि वो करवाते हैं कि वाक़ में वो कोई चीज़ नज़र आ रही है, स्पेशली जो सटल चेंजेस होती हैं जिसको हम कहते हैं मुबहम चेंजेस होती हैं, उसके लिए एडिशनल मेमोग्राम के भी व्यूज़ होते हैं, हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। और अगर उसमें हमें लग रहा है कि हाँ ये कोई सस्पिशियस चीज़ है जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि दिस इज़ सस्पिशियस, बेज़रा से हट के कोई चीज़ शक्ल नज़र आ रही है उसकी अल्ट्रासाउंड पे, मेमोग्राम पे, तो फिर हम कहते हैं कि उसकी बायोप्सी होना ज़रूरी है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम अभी फोकस कर रहे हैं कि भाई स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है अर्लीस्ट डिटेक्शन के लिए, फिर हमने कहा कि सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, बच्चियाँ देख रही हैं, तो किस उम्र से सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? सेल्फ एग्जामिनेशन तो आप 20 ईयर्स एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास टीन एजेस में भी कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो जब बच्ची इस काबिल हो कि वो अपने आप को समझ सके तब उसको पता होना चाहिए। क्या इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम एक खौफ पैदा करें लोगों में। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये पता हो कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। तो वो तो आपको अपनी बॉडी के हवाले से वैसे ही अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक चीज़ जो नॉर्मल आपको रोज़, मतलब आपको अपीयरेंस में आपको नॉर्मल लगती है, फील में आपको नॉर्मल लगती है, उसमें अगर कोई चेंज आया है तो वो काबिल तवज्जो बात है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर जैसे टेस्ट भी करा लिया, बायोप्सी भी करा ली एंड कैंसर डायग्नोज हो जाता है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करता है कि बायोप्सी पे ट्यूमर की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी इन द सेंस हम ये कहते हैं कि उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसके लिए हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेज करके उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिजीज़ बर्डन होता है, जो स्टेज होती है, जो ट्यूमर की बायोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, एक मिथ ये है कि बायोप्सी से बीमारी फैलती है। हाँ जी, मेरा ये सवाल था आपसे। बहुत सारी ख़वातीन जब भी हम उनको कहते हैं कि बायोप्सी की ज़रूरत है तो वो थोड़ा सा परेशान होती हैं कि बायोप्सी होगी, जो उन्होंने अपने आसपास से सुना हुआ होता है कि लोहा लग जाएगा, सुई लग जाएगी, छेड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। बायोप्सी से बीमारी की तशख़ीस होती है। हम पेशेंट से कहते हैं कि गांठ है, ठीक है, उसमें शक है, आप बायोप्सी ज़रूर करवाएं। अगर वो बेज़रर आती है और उसमें उसका शक, हमारा जो क्लिनिकल सस्पिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो फिर हम उसको फॉलोअप पे रख सकते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बायोप्सी इस खौफ से नहीं करवाएंगी कि कैंसर आ गया तो क्या होगा, और वो है कैंसर की गांठ जिसको हम अपनी लाइलमी की वजह से या लाइल होने की वजह से उसको छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा या बायोप्सी का वेट नहीं करती। उसमें कैंसर है तो उसका मतलब ये कि उसमें फैलने की सलाहियत है। वो एक्जिला के लिम्फ नोड में भी जाएगी, वो लंग और लिवर में भी जाएगी। फिर हमारे पास पेशेंट उस स्टेज पे आते हैं जब सांस फूल रहा होता है, खांसी हो रही होती है, जो अपने नॉर्मल डेली के काम होते हैं वो भी नहीं कर पाते, तो वो बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त भी हम कहते हैं कि आप बायोप्सी करेंगे, हम उस पर रिसेप्टर्स करवाएंगे, हमें पता चलेगा कि हम आपको 5 साल की गोलियाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कीमो देनी है नहीं देनी, टारगेटेड थेरेपी देनी है नहीं देनी, तो वो सारी चीज़ें हमें बायोप्सी से ही पता चल सकती हैं। तो भाई कि असल जो डायग्नोसिस हो रही है वो फाइनल डायग्नोसिस, कंफर्मेशन जो हो रही है वो बायोप्सी से हो रही है और वो करवाना लाजमी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे हमने कहा कि इसकी स्टेजेस हैं, तो जैसे अगर कोई अर्लीस्ट डिटेक्ट हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है? जैसे हमें मेमोग्राम में आइडेंटिफाई हुआ जी, अगेन अगर अर्ली स्टेज पे डिजीज़ डायग्नोज हो रही है तो हम उसकी वही बायोलॉजी कंफर्म करते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि उस पर किस तरह उसका बिहेवियर क्या होगा या वो ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्स करेगा। अगर अर्ली डिजीज़ है, सपोज़ अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा लंप है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का लंप है, एक्जिला में डिजीज़ नहीं है तो, और लिमिटेड डिजीज़ है ब्रेस्ट में, तो हम ब्रेस्ट को सेव भी कर सकते हैं। हम एक्जिला के लिम्फ नोड को भी सेव कर सकते हैं ताकि जो फ्यूचर में लिम्फेडेमा या हाथ में सूजन आने का ख़तरा होता है इस बगल के सारे हुदूद निकलने की वजह से, तो वो सारी ट्रीटमेंट
की वजह से या ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो मॉर्बिडिटी होती है उसको कम किया जा सकता है। और ये इसीलिए है अर्ली डिटेक्शन का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो इसीलिए कि कम से कम ट्रीटमेंट में कम से कम जो है वो मॉर्बिडिटी भी हो और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हों। स्टेज 1 का जो हम कहते हैं 5 ईयर प्रोग्नोसिस सर्वाइवल वो 90% है। मीन्स कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो 90% फीमेल्स जो हैं वो अप टू 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा उससे बियॉन्ड भी जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं और ट्रीटमेंट भी कम होता है। बहुत अर्ली अगर इस स्टेज में डिजीज़ डायग्नोज होती है और वो हार्मोन पॉजिटिव डिजीज़ है तो हो सकता है वो पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी से भी स्पेयर हो सके। अच्छा, जैसे लोग जैसे ही कैंसर का लफ्ज़ आता है और फिर खौफ आ जाता है एक रेडियो और थेरेपी और कीमोथेरेपी के उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस तरह। अब जैसे साइंस की एडवांसमेंट होती जा रही है दुनिया भर के अंदर, तो क्या ये कोई नई ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ इसके अलावा जैसे हार्मोनल थेरेपीज़ या इस तरह कुछ आना स्टार्ट हुई है? बिल्कुल, हर ट्रीटमेंट का फोकस ट्रीटमेंट है। ऐसे नहीं है कि हम हर पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट लाइन पे मैनेज करें। ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी रेजिम भी डिफरेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इवन के जो कीमोथेरेपी रेजिम्स है उसमें भी बहुत रिफाइंड मेडिसिन आ गई हैं। उनकी सपोर्टिव मेडिकेशन या जिसको हम प्री मेडिकेशन कहते हैं उसमें बहुत अच्छी मेडिकेशन है जो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकती हैं। ट्रीटमेंट तो बहुत इम्प्रूव हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में। अगर अब हम देखें तो हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत रिफाइन और प्रिसाइज हो गया है, जिसको हम कहना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना इलाज। और ये पाकिस्तान में भी यही वाला पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कहते हैं हम बाहर जाके ट्रीटमेंट कराएंगे या ऐसा ना, तो हम पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हर तरह से मौजूद हैं चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हमेशा इस बीमारी का इलाज जैसे ब्रेस्ट रिमूवल या यही होता है या पार्शल रिमूवल या इस तरह? क्योंकि ख़वातीन जैसे ही इस बीमारी का सोच के तो वो आपको पता है कि अपने आप को डिसफिगर इमेजिन करके या इस तरह करके वो जाती ही नहीं है उस ट्रीटमेंट की तरफ कि शायद मेरा ब्रेस्ट निकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन वही बात कि जब हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, जब लीजन बहुत छोटा सा है, गांठ बहुत छोटी सी है, तो उसमें हम ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं। अब तो ब्रेस्ट कंजर्व या ब्रेस्ट सेव करने के बहुत सारे नई सर्जरीज तो नहीं कहूँगी, मीन्स के बहुत अच्छे प्रोसीजर हमारे पास मौजूद हैं। हाँ, अगर खुदा न खास्ता डिजीज़ ऐसी है जिसमें हम ब्रेस्ट सेव नहीं कर सकते तो वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हम वो ऑप्शंस भी पेशेंट को देते हैं। और अगर कोई पेशेंट ऐसी हैं जो रिकन्स्ट्रक्शन नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो ऑल्टरनेट प्रोसेसेस भी मौजूद हैं जो फॉर टाइम बीइंग, या आप ये कह लें कि कहीं अगर पार्टी में जाना है या कुछ करना है तो वो भी अगर आप वेयर कर लें तो किसी को भी बाहर से आपकी एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस का नहीं पता लगेगा। और ये ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन थेरेपी जो सर्जरीज होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल मौजूद है हमारे पास। हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन सारे मौजूद हैं और कैपेबिलिटीज़ भी हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगर किसी खातून को ये ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो आप उसकी फैमिली या उसके दोस्त अहबाब के लिए क्या कहेंगी कि इस कंडीशन में वो कैसे उसके लिए माविन साबित हो सकते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर चाहे वो कहीं का भी हो, वो फैमिली की डिज़ीज़ है, एक अकेले पेशेंट की डिज़ीज़ नहीं है। इवन कि अगर किसी को कोई टाइफाइड या मलेरिया या कोई भी छोटी चीज़ हो जाती है तो सारे फैमिली मेम्बर, जो हमारा सेटअप है, सारे फैमिली मेम्बर्स उससे कंसर्न होते हैं। ये डिज़ीज़ ऐसी है जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म साथ चाहिए कि सपोर्ट भी हो, फाइनेंशियल भी, मोरल भी, हर तरह की सपोर्ट भी उनको मिले, सोशल सपोर्ट भी मिले। तो बहुत ज़रूरी है कि जो उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसका ख्याल रखें। ख्याल इन द सेंस के जो टाइमली ट्रीटमेंट है उसके लिए उसको फैसिलिटेट करें। अगर वो ट्रीटमेंट से गुजर रही है और कुछ मेंटल या स्ट्रेसेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं तो उसमें उसको साथ दें, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें। फाइनेंशियल तो डेफिनेटली होगी सपोर्ट जब फैमिली मेम्बर करेंगे। तो इसमें जो मर्द हजरात हैं उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि हमारे यहाँ फ़ीमेल अपने आप को फीमेल डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो उनको ये होता है हाय मेरा बच्चा मेरा इलाज करवा रहा है तो मैं उसके ऊपर बोझ हूँ या इस तरह की फीलिंग। तो इस तरह की फीलिंग पेशेंट में अगर आती है तो उसकी जो एक हिम्मत होती है इलाज करवाने की वो इन सोचों से जो है मज़ीद कम हो जाती है। तो उसको अगर वो फ्री ऑफ माइंड के साथ अपना ट्रीटमेंट करवाएगी और उसको ये होगा कि हाँ मुझे सही होना है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ज़्यादा मोटिवेटेड होती है ट्रीटमेंट के लिए। खुद आते हैं, खुद ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो ऑन जॉब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, सिर्फ छोटा सा अपना जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसको ऑफ लिया, उसके बाद अपने जो भी जॉब है उसको रिज्यूम किया। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं।
ओके, तो इसमें हमारा मकसद ये यहाँ पे डिस्कस करने का था कि फैमिली को ये Support बार बार करें। बताना, सपोर्ट करना कि भाई जो पेशेंट है उसको ये बताना कि तुम हमारे लिए अहम हो और तुम्हारा सर्वाइव करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो यही चीज़ उस औरत को या उस खातून को ये हिम्मत दे सकता है और वो इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। एक चीज़ सॉरी मैं यहाँ पे जी, जी। और क्लियर करना हम्म, चाहूँगी कि कुछ लोग ये समझते हैं कि कैंसर लगने वाली बीमारी है या हाँ। उसका जो इलाज है वो लगने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर ना उस पेशेंट को किसी से लगा है, ना वो उसके किसी गुनाह का या किसी और चीज़ बिल्कुल। का मज़हर है। वो एक बीमारी उसको होनी थी, हमें नहीं पता कि किसको कब किस वक्त हो जाए। वो एक बीमारी उसको होनी थी जो हो गई उसको। वो किसी से लगेगी नहीं, ना उसका इलाज के दौरान बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स हमसे पूछते हैं कि क्या हम बर्तन अलग कर दें, हम रूम अलग कर दें, हम बच्चों को ना जाने दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको जीने दें। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वो जिस तरह से जी पाएगी वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप आइसोलेशन में रख के बिल्कुल। उसको मार दें। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, जैसे इलाज करवाया और उस खातून ने या उस शख्स ने, चाहे अगर वो मर्द भी है, उस बीमारी को शिकस्त दे दी, अब उसके बाद क्या डिजीज़ क्योर होने के बाद भी क्या हम उसको स्क्रीनिंग पे रखते हैं, कंटिन्यूस स्क्रीनिंग उसको कहते हैं करवाने जी का? बिल्कुल। उसको हम सर्विलेंस कहते हैं और रिकमेंडेड भी यही है कि 5 इयर्स का सर्विलेंस होना चाहिए। ओके। शुरू के फर्स्ट 2 इयर्स में हम थोड़ा फ्रीक्वेंट फॉलोअप पे रखते हैं पेशेंट को, और उसके बाद हम ईयरली या जो भी उसका फॉलोअप बनता है उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड भी करते हैं। तो हम पेशेंट से यही कहते हैं कि हमारा आपका साथ 5 साल तक तो है, ओके। अच्छा, सिर्फ उनकी केयर के लिए। केयर के लिए। तो यानी यहाँ ये भी इस बात पे भी जोर देना ज़रूरी है कि अगर आपने इस बीमारी से को शिकस्त दे दी है तो उसके बाद भी आपने स्क्रीनिंग कराते रहना है। ये नहीं कि आप विदाउट एनी फियर एंड हाँ, बिल्कुल। कंसर्न के जो है वो बीमारी वापस ही आएगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में बीमारी वापस आती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी कि अगर इलाज करा लिया, सर्विलेंस भी करा ली, 5 साल कुछ नहीं है, तो क्या ये बीमारी कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती क्या इंसान के नहीं, हो जिस्म भी से? जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिलैप्स क्या होता ही रिलैप्स होता है, लेकिन हर केस में? 100% रिलैप्स नहीं है। ओके। ये डिपेंड करता है अगेन वही बात कि डिजीज़ कितनी एग्रेसिव थी और डिजीज़ का ट्रीटमेंट का रिजल्ट कैसा था। तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो ये हमें बताते हैं कि इस पेशेंट में रिकरेंस का रिस्क कितना है, किस पेशेंट में रिकरेंस का रिस्क ज़्यादा है और किस में कम है। फर्स्ट 5 इयर्स 2 इयर्स में रिस्क ज़्यादा होता है, फर्स्ट 5 ईयर में रिस्क स्टेडी हो जाता है, उसके बाद जो है वो रिस्क 1% पर ईयर होता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहबा, कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन हमारी जी। सोसाइटी में बड़ी प्रिवेल करती हैं, जैसे कि एंटी परस्पायरेंट या ड्यूड्रेंट का रोल ऑन का इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाता नहीं, है, ऐसा तो कुछ क्या भी ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग ये मतलब ख़वातीन ख़ास करके अगर वो अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं या ब्लैक अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर उनको हो नहीं, जाएगा, तो ऐसी क्या बहुत ऐसा सारी है? बिल्कुल ऐसी बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो हमारे पास प्रेवलेंट करती हैं, और इन सारी मिथ्स का ब्रेस्ट कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और एक ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि इसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया तो अब ये जान लेके ही इसकी छोड़ेगा, या ऐसा ऐसा नहीं कुछ नहीं, है? बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट और ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, उसको इग्नोर करके डिजीज़ ना बढ़ाएं, तो उसका बहुत बहुत अच्छा क्योर रेट है। यहाँ पे जहाँ जो आपने मिथ्स की बात की उसमें मैं 2-3 मिथ्स और ऐड हाँ। करूँगी जो हमें डे टू डे जी, जी, पेशेंट जी। से या उनके अटेंडेंट से सुनने को मिलती है। ट्रीटमेंट भी हो गया तब भी पेशेंट आके पूछते हैं कि हम शक्कर नहीं खाएं, हम अपनी डाइट को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ना हो, या गोल्ड पहनेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, पता नहीं ये मिथ कहाँ से आई है। अच्छा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजीज़ होनी थी वो हो गई, आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए। इन सारी चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहबा, कि हमने ये सर्विलेंस पे भी जैसे पेशेंट्स को रखा, अब ये उनकी न्यू लाइफ है कि वो सेकंड टाइम एक तरह से इस बीमारी को शिकस्त देके, तो क्या उन्हें अपनी लाइफ में कोई मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत होती है लाइफस्टाइल में? मॉडिफिकेशन तो वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। आप अपना जो लाइफस्टाइल आप एक्टिव रहें, अपनी डिज़ीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें, अपनी चीज़ों को उसी तरह से लेके चलें जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ है। हम अमूमन पेशेंट से कहते हैं कि जिस तरह से इस डिज़ीज़ के डायग्नोज होने से पहले आपकी लाइफ थी, आपकी एक्टिविटीज़ थी, आप उसी में अपने आप को इंगेज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करें।
ओके डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे जो नाज़रीन हैं जो शायद न्यूली डायग्नोज हों या इलाज के मरहले से गुजर रहे हैं या कोई अपने अजीज़ व अकारिब के को उसके अजीज़ व अकारिब को अगर ब्रेस्ट कैंसर है इसलिए शो देख रहा हो, तो आप उनको आखिर में क्या मैसेज देंगी? मैसेज सिर्फ यही है कि अपनी चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ब्रेस्ट का गांठ या ब्रेस्ट की डिजीज़ वो डिजीज़ है जो एक्सटर्नली है और आप उसको फील कर सकते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो आप नहीं जल्दी पिक कर सकते, लेकिन ब्रेस्ट के डिजीज़ वो डिजीज़ है जो हम अर्ली पिक कर सकते हैं, और उसको अगर हम अर्ली पिक कर लें, उसको इग्नोर ना करें, उसको बढ़ने ना दें उसको, क्योंकि ये गांठें अमूमन बेदर्द होती हैं। तो पेशेंट ये सोचते हैं या फीमेल ये सोचती हैं क्योंकि इसमें दर्द नहीं हो रहा, ये कुछ हमें कह नहीं रही तो इसको छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें। ऐसा ना करें। छोटी सी भी गांठ, छोटी सी भी चेंज जो आपको ब्रेस्ट में महसूस हो रही है, बेहतर ये है कि आप उसको चेक करवा लें। उसके उस गांठ के हिसाब से जो टेस्ट आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, अगर बायोप्सी ज़रूरी है तो बायोप्सी करवाएं, क्योंकि बायोप्सी से बीमारी फैलती नहीं है, उसकी तशख़ीस होती है, अर्ली डिटेक्शन होती है, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखनी है, चाहे डिज़ीज़ कंफर्म भी हो गई है, डायग्नोसिस कंफर्म भी हो गया है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो इलाज के जो मराहिल हैं वो आसान होते चले जाएंगे। हिम्मत हार देंगे तो फिर तो बहुत ही मुश्किलात हैं, क्योंकि जो अर्ली डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट है उसका रिज़ल्ट है वो लेट डिज़ीज़ डायग्नोज होने के बाद लेट डिज़ीज़ पे ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, वो अफेक्ट भी नहीं आते और प्रोग्नोसिस भी वो नहीं रहता जो अर्ली डिज़ीज़ डायग्नोज होने में हम कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पे ये भी और फैमिली मेम्बर को ज़रूर उनको सपोर्ट करना चाहिए। और फीमेल्स को, पेशेंट्स को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको इग्नोर ना करें। वो आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड कर रही है, चाहे वो मदर्स हों, चाहे वो सिस्टर्स हों, चाहे वाइफ्स हों, चाहे डॉटर्स हों, वो आपकी फैमिली का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। आप प्लीज़ उनको इग्नोर ना करें। एक चीज़ पे और एम्फसाइज डॉक्टर साहब यहाँ पे करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा लम्प या इस तरह कोई भी कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी डायग्नोस होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय आपस में ही रिश्तेदार एक दूसरे को ट्रीटमेंट मोडालिटीज, उसको हो गया था हाय, उसको हो गया था, उसका तो ये इलाज हुआ, तो मतलब इस चीज़ पे फोकस करें कि भाई आप खुदारा डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। ऐसे ही है, बल्कि इनफैक्ट हम बाज़ दफ़ा अपने पेशेंट से ये कहते हैं कि आप अपनी डिज़ीज़ को डिस्क्लोज़ ना करें। उसकी रीज़न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की भी अगर हम बात करें तो कहने को ब्रेस्ट कैंसर एक इंटाइटी है, लेकिन उसकी बहुत सारी सब टाइप्स हैं। हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप अपने आप को किसी दूसरे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट से भी ना मिलाओ, बजाय इसके क्या आपकी फैमिली में आप ये कहो कि किसी रिलेटिव को आंतों का कैंसर था उसके साथ ये हुआ, किसी को ब्लड का कैंसर था उसके साथ ये हो। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ीज़ है, और ब्रेस्ट कैंसर का हर पेशेंट भी दूसरे कैंसर्स के पेशेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। किसी का डिज़ीज़ बर्डन ज़्यादा है, किसी की डिज़ीज़ कम है, किसी में 5 साल की गोलियां चाहिए, किसी में 5 साल की गोलियां नहीं चाहिए, किसी की डिज़ीज़ कीमो को किसी तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो आप आपस में भी डिस्कस ना करें। अगर आपको कोई डिस्कस करना है तो जो आपके मौलजीन हैं, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, आपका ब्रेस्ट सर्जन भी है, आप उनसे अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके कंसर्न है वो आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, बजाय इसके कि आप ये खौफ रखें कि अब कीमो मिलेगी, अब मुझे ये होगा। कीमो के भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो सारे टेम्परेरी हैं, फॉर लिमिटेड टाइम है। कीमो ख़त्म होती है, उसके 4 वीक्स के बाद बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी जो एसिडिटी या जो आपको बॉडी में वीकनेस होती है वो भी रिकवर करना शुरू हो जाती है। तो वो हैं डेफिनेटली। आप एक एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो उसमें भी डायरिया होता है, बिल्कुल टेस्ट ऑल्टर्ड होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली कीमो एक ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिससे चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा जो हेयर फॉल है, ये सारी चीज़ें कीमो ख़त्म होती है उसके 4 वीक्स के बाद सारी जो भी आपकी ऐसी चीज़ें जिनको रीजनरेट होना है वो अपनी रीजनरेशन की तरफ वापस आना शुरू होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी अहम है जो हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा एक अहम सवाल है और जो ख़वातीन देख रही हैं उनके लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ माइंड सेट है कि अगर किसी बच्ची को शादी से पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उसने उस चीज़ को, उस बीमारी को शिकस्त दे दी, तो ऐसी बच्चों के रिश्तों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ये मतलब इसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, या एक मिसकंसेप्शन है। इसके लिए आप क्या हमारी ऑडियंस को बोलेंगे? ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, और प्रेगनेंसी के लिए हम पेशेंट को गाइड भी करते हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि वो आगे ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, तो अगेन वही बात कि 10 to 15% कैंसर जेनेटिक होते हैं, जिसमें जेनेटिक टेंडेंसी होती है। 85% तो वो केसेस हैं जिनमें जो है वो
कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ही नहीं, वो रैंडमली हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जब यंग एज पे कैंसर डायग्नोज होता है तो फिर हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं और फिर जो भी उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम गाइड भी करते हैं। और मतलब कि उन बच्चियों का भी फ्यूचर है, हाँ, उन बच्चियों को भी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। तो वो सारी चीज़ें उनके लिए भी वैसी हैं जैसे एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल के लिए। हाँ, तो खुदारा उनको बिल्कुल स्टिग्मेटाइज ना करें। और जैसे लोग करते हैं कि ऐसी बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही होती, या लोग ये समझ रहे होते हैं मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस की वजह से कि ये आएगी तो हमारे घर में भी लोगों को, तो खुदारा ऐसी चीज़ नहीं करें कि बीमारी तो किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि इनको हुई है तो और हमें नहीं होगी या किसी और को नहीं होगी। हम सब एट रिस्क हैं हर तरह की बीमारी के लिए। बिल्कुल। तो अल्लाह ने जब तक बचाया हुआ है हम बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका कि आपने इतना अपना वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के इस शो में हमने ये जाना कि ब्रेस्ट कैंसर एक संजीदा लेकिन काबिल इलाज बीमारी है, बशर्त ये कि इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए। याद रखें कि शर्म या हिचकिचाहट आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस और इलाज आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि इसकी आगाही ही इस बीमारी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस मर्ज़ से महफूज रखे, और जो ख़वातीन इस वक्त इस बीमारी से लड़ रही हैं उन्हें हिम्मत और शिफाए कामला जल्द से जल्द अता फरमाए। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।